Morning and welcome, my dear students, to Plus 2 English class. Till date, we have discussed 5 chapters and 2 poems of the book Flamingo. Today, we shall start the 6th chapter, Poets and Pancakes. Pancakes is a famous makeup brand name of makeup material in about 1940s. ये जो पैनकेक है ये ब्रांड नेम है मेकअप मटेरियल का और पोइट्स तो आप समझते ही हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन चैप्टर के ऑथर की। इस चैप्टर को लिखा है अशोक मित्र ने। अ तमिल राइटर रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज इन हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस which talks of the influence on movies on every aspect पहलू of लाइफ इन इंडिया। कहते अशोक मित्रन जो एक तमिल लेखक हैं, रिकाउंट करना होता है कोई पुरानी चीज याद करना। कहते याद करते हुए कहते हैं हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियोज, कहते याद करते हैं अपने उन सालों को जो उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज में बिताए थे अपनी किताब माई ईयर्स विद बॉस में, जिसमें वो बात करते हैं ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, कि किस तरह से जीवन के हर एक पहलू के ऊपर भारत में प्रभाव रहता है मूवीज का, फिल्मों का। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई, कहते जेमिनी स्टूडियो जो लोकेटेड है, स्थित है चेन्नई में, मद्रास में उस समय, वॉज सेट अप इन 1940, उसे स्थापित किया गया 1940 में। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट influential प्रभावशाली फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। कहते भारतीय फिल्म बनाने के शुरुआती दिनों में भारत की जितनी भी फिल्में बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी, संस्थाएं थी, उनमें से ये भी एक प्रभावशाली संस्था थी जेमिनी स्टूडियोज। इट्स फाउंडर वॉज एस वासन, इसकी नींव रखी थी एस वासन ने। The duty of अशोक मित्रन in Gemini Studios was to cut out newspaper clippings। कहते अशोक मित्रन का क्या काम था जेमिनी स्टूडियोज में कि उनको न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स, छोटी छोटी क्लिपिंग्स काटनी है ऑन अ वाइड विस्तृत वैरायटी किस्म प्रकार ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स, स्टोर करना, संग्रहित करना। कहते अशोक मित्रन की ड्यूटी थी कि अखबार से उन्होंने भिन्न भिन्न विषयों पर, अलग अलग विषयों पर वो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स काटेंगे और उसको फाइल्स में सेव करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, कहते उनमें से बहुत सारी तो हाथ से लिखनी पड़ती थी। ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट महत्वहीन function, he was the most well informed of all the members of Gemini family। कहते यद्यपि वो बड़े ही महत्वहीन सा काम करते हुए लगते थे, लेकिन जेमिनी परिवार के सब लोगों में सबसे ज्यादा अच्छी सी सूचना, वेल इन्फॉर्म्ड जो व्यक्ति था, बेहतर सूचना वाला व्यक्ति जो था, वो अशोक मित्रन ही थे। क्यों? क्योंकि वो लगातार अखबार पढ़ा करते थे और तभी वो क्लिपिंग्स काटते थे। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट अंश पार्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस। कहते निम्नलिखित जो है वो एक अंश है उनकी किताब माई ईयर्स विद बॉस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल, हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट बाय की सेकेंड फॉर्म, बाय होता है खरीदना, बॉट खरीदता था, इन ट्रक लोड्स। कहते पैनकेक जो है वो मेकअप मटेरियल के ब्रांड का नाम था, उस ब्रांड का नाम जिसको ट्रक्स के हिसाब से खरीदा जाता था जेमिनी स्टूडियो में। मतलब कितना मेकअप मटेरियल आता था, ट्रक्स के हिसाब से आता था। ग्रेटा गाबो स्वीडन की एक एक्ट्रेस है, 1954 के आसपास उनको ऑस्कर भी मिला है और इसके साथ साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का खिताब दिया गया था, या उनको दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत कहा गया था। ग्रेटा गाबो मस्ट हैव यूज्ड इट, ग्रेटा गाबो ने पक्का इस मटेरियल का इस्तेमाल किया होगा, इस ब्रांड का। मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गौहर ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा। वैजंती माला मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, वैजंती माला एक भारतीय एक्ट्रेस हैं और क्लासिकल डांसर हैं, भारतीय एक्ट्रेस हैं। इनकी बहुत खूबसूरत और सक्सेसफुल मूवीज रही हैं। वो जो गाना है होंठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, वो उस इन्हीं के ऊपर फिल्माया गया है।
कहते वैजंतीमाला ने भी इस ब्रांड का इस्तेमाल किया होगा, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट। लेकिन रति अग्निहोत्री ने शायद इस मेकअप ब्रांड के बारे में कुछ भी सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर्स। अपस्टेयर्स, स्टेयर्स होती है सीढ़ियां, अपस्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर, डाउनस्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे, ऑफ अ बिल्डिंग दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव्स स्टेबल। कहते जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में मेकअप डिपार्टमेंट था सीढ़ियों से ऊपर वाले हिस्से में, उस इमारत को माना जाता था कि रॉबर्ट क्लाइव के घोड़ों का अस्तबल था वो, स्टेबल, अस्तबल। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, कहते एक दर्जन भर अन्य बिल्डिंग्स, अन्य इमारतें जो हैं इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस। कहते शहर भर में कोई दर्जन भर और इमारतें हैं, रेजिडेंस होता है निवास स्थान, जिन्हें रॉबर्ट क्लाइव की रहने की जगह माना जाता है या कहा जाता है। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ छोटा सा जीवन, ब्रीफ संक्षिप्त, एंड इवन ब्रीफर स्टे इन मद्रास। कहते अपने छोटे से जीवन में और उससे भी कम जो मद्रास में रहा है थोड़े समय के लिए, रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग। ऐसे लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा मूव करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर आते जाते रहे हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा, फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, रिमोट, दूरस्थ। इसके अलावा उन्होंने भारत के बहुत दूरस्थ कोनों में, बहुत दूरस्थ जगहों में कुछ असंभव युद्ध भी लड़े हैं। एंड मैरिंग अ मेडन इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मैड्रास। कहते इसके अलावा सेंट जॉर्ज नाम का फोर्ट है, किला है, उसमें सेंट मैरीज चर्च नाम का एक चर्च है जहां पर उन्होंने अपनी शादी भी की थी एक कुंवारी लड़की के साथ। मेडन होता है कुंवारी लड़की। कहते मतलब उन्होंने मद्रास में रहते हुए ही वो अलग अलग जगहों पर रहे हैं मद्रास में ही। इसके अलावा कुछ बड़े असंभव युद्ध लड़े हैं और यहीं रहते रहते उन्होंने शादी भी की थी। द मेकअप रूम हैड लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सलोन। सलोन मीन्स ऐसी जगह जहाँ पर पैसे दे करके लोग बाल कटवाते हैं या हेयर कट वगैरह लेते हैं, उसको दैट मीन्स सिंपल गांव में बार्बर शॉप और शहर में वो सलून हो गया। कहते मेकअप रूम बिल्कुल वैसा दिखाई देता था उस समय जैसा कि कोई हेयर कटिंग सलून हो, विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, जहाँ पर हर एक कोने पर लाइट्स लगी थी। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, और क्या था, आधा दर्जन बड़े बड़े मिरर्स थे, मिरर दर्पण जिसमें हम शक्ल देख सकते हैं। दे वर ऑल इनकैंडिसेंट, और लाइट्स भी कैसी हैं, इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट, अब तो ये वाइट ग्लो वाली लाइट्स चल पड़ी हैं, एलईडीज और इस तरह की लाइट्स। पहले येलो कलर की लाइट देने वाले बल्ब्स या लाइट्स हुआ करती थी। वो कैसी लाइट्स होती थी जिसके कारण गर्मी पैदा होती थी, बल्ब भी बिल्कुल गर्म हो जाया करते थे, तो उन लाइट्स को कहते हैं इनकैंडिसेंट लाइट। इनकैंडिसेंट मतलब ऊष्मा पैदा करने वाली लाइट। तो कहते हैं वो लाइट्स भी कैसी थी, वो बल्ब भी कैसे थे, गर्मी पैदा करने वाली लाइट वाले बल्ब थे। सो यू कैन इमेजिन, तो तुम कल्पना कर सकते हो, फायरी, फायर से बना हुआ, आग वाली, मिजरी हुआ दुर्गति, दयनीय स्थिति, ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। कहते तो तुम खुद ही कल्पना कर सकते हो कि वो लोग जो मेकअप के लिए वहां जाया करते थे, बैठा करते थे उस मेकअप रूम में, तो उनकी कैसी वो आग वाली दुर्गति हुआ करती होगी। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड, बोलने का क्या मतलब है, एक तो बड़े बड़े आधा दर्जन बड़े बड़े शीशे लगे हैं, फिर गर्मी पैदा करने वाली लाइट्स लगी हैं, तो उसके कारण वहाँ बड़ी ज़्यादा गर्मी हो जाया करती होगी। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। कहते मेकअप डिपार्टमेंट का मुखिया पहले एक बंगाली था। Who became too big for a studio। कहते जो एक स्टूडियो के लिए बहुत बड़ा हो गया, मतलब आदमी के बड़े हो, जब आदमी संस्था से बड़ा हो जाता है, इसका मतलब हुआ कि आदमी को जब लगने लगता है कि ये संस्था, ये जगह जो है ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, तो वो हुआ कि आदमी संस्था से बड़ा हो गया। कहते उस आदमी को लगने लगा कि वो इस संस्था के लिए बहुत बड़ा है, इसलिए वो उस संस्था से चला गया। He was सक्सीड करना होता है उत्तराधिकारी बनना, बाय अ महाराष्ट्रियन हु वाज असिस्ट करना, सहायक होना, बाय अ धारवाड़ कन्नडिग। कहते उसके बाद एक महाराष्ट्रियन जो था वो उसका उत्तराधिकारी बना, यानी कि मेकअप डिपार्टमेंट का हेड बना, जिसकी सहायता कौन करता था, धारवाड़ का एक कन्नड़ था, एन आंध्रा, एक आंध्रा का व्यक्ति था, अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, मद्रास का ही एक भारतीय क्रिश्चियन था, एंड एंग्लो बर्मीज, आप लोगों ने बड़ी जगह सुना होगा एंग्लो इंडियन,
तो एंग्लो इंडियन का क्या मतलब हुआ? एंग्लो इंग्लिश से बना है, एंगल से बना है, तो इसका मतलब होता है अंग्रेज। और तो कोई भी बच्चा जिसके पेरेंट्स में से एक अंग्रेज है और दूसरा बर्मा का रहने वाला है, तो वो बच्चा हो गया एंग्लो बर्मीज। उसी तरह से एंग्लो इंडियन मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके पेरेंट्स में से एक अंग्रेज है और दूसरा इंडियन है, तो वो हो गया एंग्लो इंडियन। तो कहते हैं एक एंग्लो बर्मीज था। एंड अदर एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स, कहते हैं और उसके अलावा वहाँ के सामान्य जो तमिल लोग थे वो भी थे। ऑल दिस शोज दैट देयर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कहते ये सब बताता है इंटीग्रेशन, एकीकरण, कि उस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय एकीकरण की भावना थी। लॉन्ग बिफोर ए आई आर ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट करना होता है प्रसारण करना, प्रोग्राम्स कार्यक्रम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। कहते ऑल इंडिया रेडियो ने और दूरदर्शन ने जब राष्ट्रीय एकीकरण पर कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू किया, उससे बहुत पहले से ही मेकअप डिपार्टमेंट जो है जेमिनी स्टूडियोज का, वो बहुत खूबसूरत उदाहरण स्थापित करता था नेशनल इंटीग्रेशन का, राष्ट्रीय एकीकरण का। क्यों? क्योंकि उस छोटे से डिपार्टमेंट में देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग कोनों के लोग एक साथ मिलकर के काम किया करते थे। द गैंग, गैंग होता है एक नोटोरियस ग्रुप जो होता है, नोटोरियस मतलब कुख्यात, लेकिन यहाँ पर यूं ही हल्के से उस वो जो मेकअप डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनके ग्रुप को गैंग कहा है लेखक ने। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग अच्छा दिखने वाला, सभ्य दिखने वाला पर्सन इनटू अ हिडियस हुआ भयंकर, भयानक, विभत्स जिसको कहेंगे, क्रिम्सन गहरे लाल रंग वाला, ह्यूड रंग वाला, गहरे लाल रंग को कहते हैं क्रिम्सन, ह्यूड रंग वाला, मॉन्स्टर दैत्य भीमकाय, with the help of truckloads of pancake and a number of other local made potions and lotions। potions हुआ जैसे क्रीमी टेक्सचर वाला, मतलब क्रीम जैसा, उसको कहेंगे पोशंस। एंड पोशंस मीन्स मिक्सचर क्रीम्स का, वो हुआ पोशन। लोशंस हुआ जो थोड़ा लिक्विडी सा मटेरियल होता है, थोड़ा तरल सा मटेरियल होता है अप्लाई करने के लिए, वो लोशंस हो गए। तो क्या कह रहे हैं? कहते ये जो राष्ट्रीय रूप से एकीकृत लोग थे मेकअप डिपार्टमेंट के, वो किसी भी अच्छे दिखाई देने वाले व्यक्ति को बहुत ही भयंकर लाल रंग वाला दैत्य बना देते थे। वो जो ट्रकों के हिसाब से पैनकेक आया करता था वहाँ, उससे। एंड अ नंबर ऑफ, और इसके अलावा अन्य वहाँ लोकल तरह की जो किस्म की जो क्रीम्स और लोशंस हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल करके किसी भी ठीक दिखाई देने वाले व्यक्ति को मेकअप डिपार्टमेंट के लोग लाल रंग का एक दैत्य बना करके पेश कर देते थे। बोलने का क्या मतलब है? अब नेचुरल है, स्टेज पर वही उसी येलो लाइट में एक्ट्रेस जो थे वो लोगों के सामने जाते थे, तो येलो लाइट में चेहरा प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए वो खूब सारा मेकअप उनके ऊपर लगाया करते थे, तो अच्छा भला चंगा दिखने वाला आदमी भी लाल रंग का दैत्य लगने लग जाता था। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। इंडोर मतलब स्टूडियो के अंदर या किसी बिल्डिंग के अंदर, उसको इंडोर कहेंगे। तो वो जो दिन थे कहते हैं वो इंडोर शूटिंग के दिन थे, मतलब स्टूडियो के अंदर ही शूटिंग हुआ करती थी। आप लोगों ने बड़ी सारी पुरानी पिक्चर्स में भी देखा होगा कि जैसे हीरो हीरोइन किसी गाड़ी में जाते हुए दिखाई देते हैं, तो जबकि वो रियली गाड़ी में नहीं बैठे होते हैं, वो पीछे रील मूव कर रही होती है और आगे वो गाड़ी का एक स्ट्रक्चर जैसा, नमूना जैसा लगा करके उन्होंने गाड़ी का भ्रम पैदा किया होता था। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली, अगली भद्दा, ब्यूटीफुल का उल्टा, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल, प्रेजेंटेबल दर्शनीय इन द मूवी। कहते मुझे लगता है कि वो जो सेट पर और स्टूडियो में जो लाइट्स हुआ करती थी, उसके कारण शायद उन लड़के और लड़कियों को भद्दा बनाया जाता था, ताकि वो मूवी में प्रेजेंटेबल, देखने योग्य लगे। वही बात जो मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी भी, पीले कलर की वो लाइट्स हुआ करती होंगी, तो उसमें बिना मेकअप के बड़े प्रेजेंटेबल नहीं लगते होंगे, तो खूब सारा मेकअप किया जाता था उन लोगों का, ताकि उस पीली लाइट में वो बेहतर दिखें। स्ट्रिक्ट हायरार्की, हायरार्की होता है पदानुक्रम, पदानुक्रम बड़ा भारी भरकम शब्द है आप लोगों के लिए, या हायरार्की भी। इसको सिंप्लीफाइड वे में अगर पढ़ाए समझाऊं मैं आपको, तो जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो
स्कूल को जो हेड करता है वो होता है प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल आते हैं, फिर लेक्चरर्स आ गए, फिर टीजीटीज आ गए, फिर सीएंडवीज आ गए। तो वो जो कैटेगरीज हैं इस हिसाब से, क्रम के हिसाब से, इंपॉर्टेंस के क्रम के हिसाब से उसको कहते हैं हायरार्की। अ स्ट्रिक्ट हायरार्की वॉज मेंटेन्ड, मेंटेन करना, बनाए रखना, इन द मेकअप डिपार्टमेंट। कहते कठोरता से पदानुक्रम को बनाए रखा जाता था मेकअप डिपार्टमेंट में। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस अगली। कहते हैं जो मुख्य मेकअप आर्टिस्ट होता था वो मुख्य एक्टर और एक्ट्रेस को भद्दा बनाता था, यानी कि उनका मेकअप करता था। हिज सीनियर असिस्टेंट, उसका जो वरिष्ठ सहायक होता था, द सेकंड हीरो एंड हीरोइन, तो वो दूसरे नंबर के हीरो और हीरोइन का मेकअप करता था। द जूनियर असिस्टेंट, जो कनिष्ठ सहायक होता था, मतलब उससे छोटा सहायक होता था। द मेन कॉमेडियन, वो मुख्य हास्य कलाकार का मेकअप किया करता था, कॉमेडियन हास्य कलाकार, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से वो क्रम चलता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, कहते वो प्लेयर्स जो भीड़ का रोल किया करते थे, वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। वो किसकी जिम्मेदारी होती थी? ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय मीन्स किसी भी स्टूडियो का जब पीएन होता है उसको ऑफिस बॉय कहते हैं। तो कहते जो भीड़ का रोल किया करते थे उन लोगों का मेकअप कौन करता था? मेकअप डिपार्टमेंट का पीएन किया करता था। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज हैड एन ऑफिस बॉय। अब लेखक ब्रैकेट में कह रहे हैं कि जेमिनी स्टूडियोज इतना कर बड़ा था कि मेकअप डिपार्टमेंट में अपना इंडिपेंडेंट एक ऑफिस बॉय था, अपना इंडिपेंडेंट एक पीएन था। ऑन द डे व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, कहते उस दिन जिस दिन क्राउड की शूटिंग हुआ करती थी, भीड़ की शूटिंग हुआ करती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पेंट इन अ जाइंट। जाइंट होता है बहुत बड़ा वेसल। कहते तो तुम देख सकते थे कि वो एक बड़े से बर्तन में अपने वो जो पेंट था, दैट मीन्स वो जो मेकअप मटेरियल था, उसको मिक्स करता था। एंड स्लैपिंग इट, स्लैप करना तो ऐसे चांटा मारना होता है, लेकिन यह थोपना, इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, और वो थोपा करता था भीड़ की रोल अदा करने वाले लोगों के ऊपर उस मेकअप मटेरियल को। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर। पोर समझते हैं आप? रोम छिद्र, मतलब फेस के ऊपर जो भी छेद दिखाई देता है। ऑन द सर्फेस ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। कहते वो जो मेकअप था उसको लगाने के पीछे एक ही आइडिया होता था कि चेहरे की सरफेस, सतह के ऊपर जो भी रोम छिद्र दिखाई देता है उसके ऊपर इतना मेकअप लगाना है कि वो रोम छिद्र जो है वो ढक जाए। ही वॉजंट एग्जैक्ट, अब नेचुरल है पीएन जो मेकअप करेगा किसी डिपार्टमेंट का तो वो भयंकर ही मेकअप करेगा, इसीलिए वो स्लैप करता था, थोपता था, लगाता नहीं था। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय। कहते ये जो कहा गया है ना ऑफिस बॉय, तो कहते अगर देखा जाए तो वो पूरी तरह से लड़का नहीं था। ही वॉज इन हिज अर्ली 40s। अर्ली 40s मतलब 40 से 45 के बीच की उम्र का था ये व्यक्ति, तो नेचुरल है वो बॉय नहीं हुआ। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स एगो इन द होप, कहते सालों पहले इसने प्रवेश किया था इस स्टूडियो में, इन द होप, इस उम्मीद में। अब क्या उम्मीद थी? ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर। क्या बनेगा वो? स्टार एक्टर बनेगा, मुख्य नायक बनेगा, और टॉप स्क्रीन राइटर या मुख्य पटकथा लेखक बनेगा। मीन्स वो व्यक्ति जो डायलॉग्स वगैरह लिखता है। डायरेक्टर, अगर वो भी नहीं बना तो निर्देशक बन जाएगा, और लिरिक्स राइटर या फिर क्या बन जाएगा? गीतकार बन जाएगा। ही वॉज अ बिट ऑफ पोएट। तो अब वो मजाक करते हुए अशोक मित्र कहते थोड़ा सा कवि भी था वो, इसलिए उसको लगता था कि मैं और नहीं तो कम से कम गीत तो लिख ही सकूंगा। इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल। कहते उन दिनों में मैं एक क्यूबिकल में काम किया करता था। क्यूबिकल का मतलब हुआ एक छोटा सा कंपार्टमेंट, एक छोटा सा रूम सोने के लिए जो रखा हो किसी के लिए, दैट मीन्स स्मॉल स्लीपिंग कंपार्टमेंट, मतलब छोटा सा एक रूम था। उसमें अशोक मित्रन काम किया करते थे। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। अच्छा, अब ये एक नया शब्द है आपके लिए, फ्रेंच विंडोज। फ्रेंच विंडोज का मतलब हुआ कि इतने बड़े आकार की खिड़की जो फ्लोर तक, फर्श तक हो, और लगभग पूरे दीवार की साइज की हो, उसको कहते हैं फ्रेंच विंडो। और आमतौर पर ये जो विंडो रखी जाती है वो आउटर वॉल ऑफ द हाउस में रखी जाती है, घर का जो बाहरी वाली दीवारें होती हैं उसमें रखी जाती है। उस खिड़की को कहते हैं फ्रेंच विंडो। तो बोलने का क्या मतलब है कि जो रूम में अशोक मित्रन बैठा करते थे उसकी दो साइड्स जो थी
वहाँ पर कोई दीवार नहीं थी, दो साइड्स में बड़ी बड़ी खिड़कियाँ ही थी। आई डेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़। कहते उस समय मुझे नहीं था पता कि इन बड़े आकार की खिड़कियों को फ्रेंच विंडोज़ कहा जाता है। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट। कहते मुझे अपने डेस्क पर बैठे हुए देख करके और दिन रात मुझे अखबार फाड़ते हुए देखते हुए मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अधिकतम लोग क्या सोचते थे कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब उनको लगता था कि क्या काम है ये अखबारें फाड़ता रहता है यहाँ बैठ करके। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। लाइकली कहते इस बात की भी संभावना है कि हमारा जो बॉस था शायद वो भी यही सोचता था। सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन व्यस्तता काम, वुड बार्ज इनटू करना होता है बिना अनुमति के घुसाना, उसको बार्ज इनटू करना होता है, कहते हैं जबरदस्ती घुसाना। माई क्यूबिकल कहते हैं इसलिए कोई भी व्यक्ति जिसको लगता था कि इस फ्री बैठे आदमी को कुछ काम दिया जाए वो मेरे क्यूबिकल में घुस आता एंड डिलीवर मी एन एक्सटेंडेड लंबा चौड़ा लेक्चर। कहते हैं और एक लंबा चौड़ा विस्तृत लेक्चर भाषण मुझे पिला जाता। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटन्ड। लाइट से बना है एनलाइटन, लाइट होता है रोशनी, एनलाइटन करना जागरूक करना, रोशनी डालना। ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी साहित्यिक टैलेंट प्रतिभा वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट इन अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड बार्बर तो आप समझते ही हैं नाई, एंड परवर्ट होते हैं बुरी मानसिकता वाले लोग, मतलब जो कुछ नहीं कर सकते, शरारती हुज्जती उत्पाती लोग। वो कहते तो मेकअप डिपार्टमेंट का वो जो मेकअप बॉय था उसने एक दिन डिसाइड किया कि मुझे वो जागरूक करेगा इस बात पर कि कितनी साहित्यिक प्रतिभा जो है वो उस डिपार्टमेंट में वेस्ट हो रही थी, जो सिर्फ नाइयों के लिए और विकृत मानसिकता वाले लोगों के लिए बना था। यानी कि वो अपनी बात करने चला आया है। कहाँ उस ऑफिस बॉय को लगता था कि मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, मेन एक्टर बन जाऊंगा, स्क्रीन राइटर बन जाऊंगा, और बेचारा बन क्या गया, चपड़ासी बन गया। तो कहते एक दिन उसने सोचा कि वो मुझे बोर करे अपने बारे में, तो आकर के उसने खूब भाषण सुनाया होगा अशोक मित्रन को कि मैं कितना प्रतिभावान व्यक्ति हूँ और नाइयों के और विकृत मानसिकता वाले लोगों के इस डिपार्टमेंट में मेरी प्रतिभा जो है वो पूरी तरह से वेस्ट हो रही है, खराब हो रही है। Soon I was praying for crowd shooting all the time। कहते उसके उस भाषण से मैं इतना तंग हुआ कि तुरंत ही मैं प्रार्थना करता था कि सारे टाइम लगातार भीड़ की शूटिंग होती रहे। भीड़ की शूटिंग होगी तो वो व्यस्त होगा उनका मेकअप करने के लिए, इसलिए कहते मैं हमेशा यही प्रेयर करता था भगवान को कि भगवान क्राउड की शूटिंग हो। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। एपिक्स होता है महाकाव्य, बड़ी बड़ी कहानियाँ। कहते इससे कम से मैं उसके महाकाव्यों से नहीं बच सकता था। दैट मीन्स अगर वो व्यस्त नहीं होता था तो वो रोज मुझे इसी तरह से बोर करने चला आता था। इन ऑल इंस्टांसेस उदाहरण ऑफ फ्रस्ट्रेशन होता है व्यग्रता मतलब जब आदमी को ये लगने लगता है कि मुझे जो मिला है वो बहुत कम है जबकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मिलना चाहिए था, तो वो जो फीलिंग होती है उसके अंदर उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं या व्यग्रता बोलते हैं। कहते फ्रस्ट्रेशन का कोई भी उदाहरण हो, व्यग्रता का कोई भी उदाहरण हो तो आप देखेंगे यू विल ऑलवेज फाइंड दैट एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कोवर्टली होता है अप्रत्यक्ष तौर पर। एंड दिस मैन ऑफ मेकअप डिपार्टमेंट वॉज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वोज दुख, इग्नोमिनी अपमान एंड निग्लेक्ट उपेक्षा वर ड्यू टू कोटमंगलम सुब्बू। कहते फ्रस्ट्रेशन के किसी भी उदाहरण में आप ये ज़रूर देखेंगे कि इस तरह का जो व्यक्ति होता है जो फ्रस्ट्रेटेड होता है वो खुले तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी न किसी एक व्यक्ति के प्रति बहुत जहर रखता है या गुस्सा रखता है। तो ये जो मेकअप डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय है इसको भी गुस्सा है, वो भी पूरी तरह से सहमत है कि जितने उसके दुख हैं, अपमान हैं, उपेक्षा जो उसको मिली है वो एक ही आदमी के कारण मिली है और वो आदमी है कोटमंगलम सुब्बू। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज। अब सुब्बू कौन है? बॉस के बाद नंबर 2 पोजीशन पर है सुब्बू नाम का व्यक्ति जेमिनी स्टूडियोज में। He couldn't have had a more encouraging उत्साहित करने वाली, प्रोत्साहित करने वाली opening in films than our grown up प्रौढ़ बड़ा मेकअप बॉय हैड। कहते ये जो व्यक्ति है कोटमंगलम सुब्बू, इसको भी जैसी शुरुआत इस ऑफिस बॉय को मिली थी फिल्मों में, इससे ज़्यादा प्रोत्साहित करने वाली शुरुआत फिल्मों में नहीं मिली।
ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन अनिश्चित एंड डिफिकल्ट टाइम्स। कहते इसके विपरीत कोटमंगलम सुब्बू को ऑफिस बॉय के मुकाबले में ज़्यादा अनिश्चित और मुश्किल का समय काटना पड़ा होगा। फॉर व्हेन ही बिगैन हिज करियर, क्योंकि जब उसने अपना करियर शुरू किया, अपना व्यवसाय शुरू किया, देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज। तो फिल्में बनाने वाली कंपनीज और स्टूडियोज जो थे वो बड़े अच्छे से स्थापित स्टूडियोज नहीं हुआ करते थे, एस्टैब्लिश्ड, स्थापित। Even in the matter of education, especially formal औपचारिक education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy। कहते अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में भी, विशेष तौर पर औपचारिक शिक्षा के मामले में भी, सुबू जो था वो हमारे ऑफिस बॉय के मुकाबले में बड़ा ज़्यादा आगे नहीं था। बोलने का मतलब क्या है भाई, शिक्षा भी ऑलमोस्ट उन लोगों को एक ही जैसी मिली है, एक ही जैसी शिक्षा उन दोनों ने ग्रहण की है। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। चलिए अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं चैप्टर में। पहला रिकाउंट, फिर से याद करना, एस्पेक्ट पहलू, वाइड विस्तृत, अपस्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर, स्टेबल अस्तबल, रिमोट दूरस्थ, मिजरी दुर्गति, सक्सीड वंशज बनना, उत्तराधिकारी बनना, असिस्ट सहायक होना, इंटीग्रेशन एकीकरण, ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, हीडियस फ्राइटफुल विभत्स बदसूरत भयानक, क्रिम्सन गहरा लाल रंग, ह्यूड किसी रंग का, हायरार्की पदानुक्रम, जॉइंट भीमकाय बहुत बड़े आकार का, क्यूबिकल अ स्मॉल स्लीपिंग कंपार्टमेंट, फ्रेंच विंडो मैंने आपको बताया ही है कि बड़ी सी खिड़की जो लगभग पूरी दीवार के बराबर हो, फर्श तक खुलती हो, ऑक्यूपेशन काम व्यस्तता, एक्सटेंडेड विस्तृत लंबा चौड़ा, परवर्ट्स बुरी मानसिकता वाला व्यक्ति, इंस्टांस उदाहरण एग्जाम्पल, फ्रस्ट्रेशन व्यग्रता, वोज दुख शोक, इग्नोमिनी अपमान इंसल्ट, निग्लेक्ट उपेक्षा करना, एनकरेज प्रोत्साहित करना, वर्च्यू क्वालिटी गुण, एफ्लुएंट संपन्न धनवान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।